हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के अंदर है। तो इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषताएं उनको हम अब देखेंगे। अर्थशास्त्र को समष्टि और व्यष्टि में बांटने का कार्य जो रेगनर फ्रिश ने किया था, किंतु समष्टि अर्थशास्त्र को जो है अधिक महत्व केन्ज की 1936 में पुस्तक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसके बाद से जो है दिया जाने लगा। और समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादातर वही विशेषताएं हैं जो केन्ज के सिद्धांत की विशेषताएं हैं, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र को अधिक महत्व और इसको जो है आगे विकसित करने का कार्य जो है वो केन्ज ने किया था। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे पहली विशेषता है अल्पकालीन अवधारणा। समष्टि अर्थशास्त्र जो है अल्पकालीन अर्थशास्त्र है। अब हम ये देखें कि भी अल्पकाल किसको बोलते हैं। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें उत्पादन का कोई ना कोई साधन है वो स्थिर रहता है। तो केन्ज का जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें जो उत्पादन हो चाहे उपभोक्ता की रुचियाँ हो उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता ऐसा मान करके चला जाता है। तो इसमें ये अल्पकाल की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें तकनीक स्थिर रहती है। प्लांट का आकार है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर दिया है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। समग्र मांग जो वो सी का मतलब कंजप्शन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। कुल मांग जो है वो कुल उपभोग और कुल निवेश का जोड़ है। तो अल्पकालीन अर्थशास्त्र की अगर आप बात करें तो इसमें उपभोग को स्थिर माना जाता है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड को परिवर्तित करना है तो केवल कंजप्शन को चेंज करके परिवर्तित किया जा सकता है। तो उपभोग को इसमें स्थिर माना गया है। तो ये जो है सारी की सारी जो है विशेषताएं हैं जो हमने तकनीक का स्थिर रहना, प्लांट का आकार स्थिर रहना, उपभोग का स्थिर रहना, ये दिखाती है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है अल्पकालीन अवधारणा है। नेक्स्ट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र की एक और विशेषता है कि इसमें पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर के ऊपर जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करते बल्कि इसके अंदर पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर के ऊपर जो आर्थिक गतिविधियाँ उनका अध्ययन करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय है, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल निवेश, कुल बचत, सामान्य कीमत स्तर, प्रभावपूर्ण मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो बाकी सभी चीज़ों का तो आपको पता है। इसके अंदर एक नया वर्ड आ रहा है इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग। ये जो शब्द है ये केन्ज की देन है, केन्ज ने जो इसको महत्व प्रदान किया। तो प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है? प्रभावपूर्ण मांग वह मांग का वह स्तर होता है जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। यानी जहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे तो उस मांग के स्तर को हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषता है वो अर्ध सामान्य संतुलन पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्ध सामान्य संतुलन की धारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी एक चर में परिवर्तन का अन्य चरों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है ब्याज की दर में परिवर्तन हो रहा है और ब्याज की दर जो है वो मुद्रा बाजार का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे ही ब्याज की दर में परिवर्तन होगा उसका प्रभाव जो वस्तु बाजार पर भी पड़ेगा। जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी, ब्याज की दर बढ़ने के ऊपर लोग जो है वो उधार कम लेंगे और अगर उधार कम लेंगे तो वो जो है उनका उपभोग या उनकी मांग है उसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार परिवर्तन हुआ ब्याज की दर में, लेकिन इसने जो आगे कंजप्शन को भी प्रभावित किया। इसी प्रकार से ब्याज की दर में परिवर्तन जो इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करता है। तो किसी भी एक चर में जो परिवर्तन आता है वो अर्थव्यवस्था के अंदर जो अन्य चर होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो इसको हम बोलते हैं अर्ध सामान्य संतुलन। नेक्स्ट व्यापकता। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है विचारों की एक बहुत ही व्यापक प्रणाली है। व्यापकता का मतलब क्या है कि ये अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाली
लगभग प्रत्येक गतिविधि को जो है वो कंसिडर करती है। जैसे इसमें मुद्रास्फीति का भी हम अध्ययन करते हैं और मुद्रा विस्फीति का भी अध्ययन करते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? जिसमें लगातार कीमतों में वृद्धि होती रहती है, उसको मुद्रास्फीति या महंगाई बोलते हैं। विस्फीति जिसके अंदर लगातार जो है कीमतों में कमी का ट्रेंड दिखाई देता है, तो उसको विस्फीति या मंदी कहते हैं। तो दोनों ही अवस्थाएं हैं, या तो अर्थव्यवस्था में मंदी हो सकती है, तेजी हो सकती है, तो दोनों का ही अध्ययन करती है। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार संतुलन है या अति पूर्ण रोजगार संतुलन है या अल्प रोजगार संतुलन है, इन सभी का अध्ययन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। लेकिन जो अगर आप परंपरावादी इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसके अंदर जो केवल पूर्ण रोजगार संतुलन का अध्ययन किया जाता था, अति पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार संतुलन का उसमें अध्ययन नहीं किया जाता। तो इस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक जो है बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो है काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर बहुत अधिक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। परंतु अगर आप शुम्पीटर की बात करें तो शुम्पीटर ने कहा कि भी केन्स का जो इकोनॉमिक्स है वो केवल मंदी का अर्थशास्त्र है, यानी केवल मंदी की स्थिति का अध्ययन करता है। लेकिन यहाँ पर शुम्पीटर सही नहीं थे, क्योंकि मंदी का अर्थशास्त्र इसलिए उनको लगा क्योंकि उन्होंने 1929 की जो आर्थिक स्थितियाँ थी उन स्थितियों के ऊपर जो है अपना फोकस किया, और 1929 से 33 के बीच में जो मंदी का दौर था, इसलिए शुम्पीटर को लगा कि भी ये जो अर्थशास्त्र है ये मंदी का अर्थशास्त्र है, लेकिन ये तेजी का भी अध्ययन करता है। 1940 में केन्स की एक पुस्तक आई थी, हाउ टू पे फॉर द वार, तो उस किताब के अंदर भी उन्होंने लिखा था किस प्रकार से मुद्रास्फीति के साथ में भी एक अर्थव्यवस्था जो अपना विकास कर सकती है। तो ये विस्फीति के साथ स्फीति का भी अध्ययन करती है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र पूंजीवाद में सुधार है। जब केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट व्यापक रूप से दिया तो बहुत सारे जो पूंजीवादी थे उनको लगा कि भी केन्स जो पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहता है, परंतु ये जो है उनका विचार सही नहीं था, क्योंकि केन्स जो पूंजीवाद को ख़त्म नहीं करना चाहता था, बल्कि वो जो पूंजीवाद में कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा था। जैसे पूंजीवाद जो है वो किस पर आधारित होता है? देखिए, मुख्य पूंजीवाद की मुख्य विशेषता क्या है? लाभ का उद्देश्य होता है। दूसरा, व्यक्ति जो अपनी निजी संपत्ति बना सकता है। व्यक्ति को चुनाव की स्वतंत्रता होती है, यानी वो जिस वस्तु का चाहे उपभोग कर सकता है, जिस वस्तु का चाहे प्रोडक्शन कर सकता है। और सारी की सारी अर्थव्यवस्था जो होती है कीमत प्रणाली के ऊपर आधारित होती है, यानी अर्थव्यवस्था में अपने आप जो है समायोजन होता रहता है मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से। पर और समष्टि अर्थशास्त्र भी इन सब विशेषताओं को लेता है। कौन कौन सी? कि लाभ का उद्देश्य, निजी संपत्ति, चुनाव की स्वतंत्रता और कीमत संयंत्र, इन सभी के ऊपर जो है आधारित है। किंतु ये जो एक नई चीज सामने लेकर के वो ये था कि भी सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें अर्थव्यवस्था अपने आप समन्वय स्थापित नहीं कर पाती, उस अवस्था के अंदर जो वो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे केंद्र ने मंदी के टाइम का अध्ययन किया तो उसने पाया कि भी कुल मांग को बढ़ा करके रोजगार को और कीमतों को बढ़ाया जा सकता है, किंतु कुल मांग बढ़ाने के लिए या तो आप उपभोग बढ़ाइए या आप निवेश बढ़ाइए। तो उपभोग नहीं बढ़ पाता क्योंकि अल्पकाल के अंदर उपभोग स्थिर रहता है। निवेश जो है वो निजी निवेशकों को पहले से लाभ नहीं हो रहा था, तो निजी निवेशक निवेश करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में केन्स ने कहा कि ये निवेश जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था ने अपने आप समायोजन नहीं किया, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था अगर मंदी से बाहर निकलेगी तो केवल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से ही निकल सकती है। तो इसलिए केन्स ने जो है पूंजीवाद में कमी थी कि भी ये सरकार का हस्तक्षेप जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे, तो उसको दूर करने का प्रयास किया है। इसलिए ये जो है वो अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में एक प्रकार से सुधार माना जाता है। हैरिस के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में पूंजीवाद का समर्थक ही है। उसका उद्देश्य पूंजीवाद को बचाना है, न कि नष्ट करना। यानी पूंजीवाद में कुछ कमियां थी उनको ये दूर कर रहा है। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मौद्रिक अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण में वास्तविक तत्वों के साथ साथ मौद्रिक तत्वों को भी महत्व देता है। परंपरावादी मुद्रा का केवल एक ही कार्य मानते थे और वो काम था विनिमय के माध्यम का कार्य, यानी मुद्रा केवल लेन देन का ही कार्य करती है। इसके कारण वे मानते थे कि मुद्रा का आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी
यानी मुद्रा जो है वो पूरी तरह से निष्क्रिय या न्यूट्रल है। ये जो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करती, किंतु समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा को विनिमय के माध्यम के साथ साथ मूल्य के संचय का भी कार्य करती है, ऐसा माना गया है। मूल्य के संचय का मतलब इसे हम बचत कर सकते हैं। तो इस प्रकार बचत जो होती है वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी वो हम देखेंगे। जब बचत की जाएगी तो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आएगा, और मुद्रा की मांग और जब पूर्ति में परिवर्तन आएगा तो निवेश को प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए कि भी मुद्रा की मांग बढ़ गई, लोग निवेश अधिक कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है पूंजी निर्माण होगा, उससे लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है आय और रोजगार को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार केंद्र का जो अर्थशास्त्र है या जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो एक प्रकार से मौद्रिक अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है संस्थागत स्वरूप। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल टाइप का इकोनॉमिक्स है, यानी इसका जो स्वरूप या स्वभाव है वो संस्थागत है। अब किसी भी संस्था को समझने के लिए क्या जरूरी होता है कि उस सारी संस्था के तत्वों को हम जाने के भी उसके सारे जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझने के लिए हमें उन सभी आर्थिक तत्वों का अध्ययन करना पड़ेगा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, जैसे बचत है, निवेश है, कुल मांग, कुल पूर्ति, रोजगार, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति आदि को प्रभावित करने वाले सभी संस्थागत और मनोवैज्ञानिक तत्वों को समझे बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। तो जिस प्रकार से एक संस्था को समझने के लिए उसके सभी तत्वों को जानना जरूरी होता है, उसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी अगर हमें जानना है, उसको गहराई से समझना है, तो उसके लिए हमें उसमें आने वाले सभी जो तत्व है उन तत्वों को जानना पड़ेगा, और फिर उन तत्वों को प्रभावित करने वाले जो संस्थागत कारक है और जो मनोवैज्ञानिक कारक है उन सभी को हमें जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है राज्य के हस्तक्षेप का महत्व। जैसा हमने पीछे वाले पॉइंट में देखा था कि भी समष्टि अर्थशास्त्र में जो है सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक माना गया है, तो वो क्यों आवश्यक माना गया उसको हम देखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र राज्य के हस्तक्षेप को जरूरी मानता है। उसके अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था में संतुलन और समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अगर समन्वय और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है इसका मतलब ये आवश्यक है, क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकती। यहां पर हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले ओ एक्स एक्स लेते हैं आपा, और दूसरा ओ वाई लेते हैं, और ओ एक्स एक्स के ऊपर आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लिया गया है, यानी रोजगार लिया गया है, और दूसरा ओ वाई है, ओ वाई के ऊपर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई ली गई है। और बेटर ये होगा कि आप ये डायग्राम साथ साथ में बनाते रहें ताकि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप जो है कॉपी और पेन लीजिए और साथ साथ में सबसे पहले ओ एक्स एक्स लीजिए और उसके बाद ओ वाई एक्स लीजिए। उसके बाद हम जो है एक रेखा खींचते हैं ओ से निकलती हुई, जो कि मेरी एग्रीगेट सप्लाई को शो करती है, और ये रेखा जो है 45 डिग्री के एंगल पर है, जो ये दिखाती है कि जिस दर से रोजगार बढ़ेगा उसी दर से जो हमारी कुल पूर्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। इसके बाद एग्रीगेट डिमांड लिया गया है। एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, सी का मतलब यहाँ पर कंजप्शन है और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है। और जहाँ पर ये दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं वो रोजगार या उत्पादन या आय का जो है संतुलन का स्तर निर्धारित होता है, जो कि ई बिंदु पर है। तो ई बिंदु पर हमारा संतुलन है क्योंकि ई बिंदु के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, और यहाँ पर आय या रोजगार के संतुलन का निर्धारण होता है जो कि ओ वाई होता है। अब हमें पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने के लिए ओ वाई एफ तक उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, और ये ओ वाई एफ तक उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये एग्रीगेट डिमांड हमारे पास में नहीं आ गई, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई वन। आई वन का मतलब यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट, जो कि परिवर्तन किया क्योंकि सी प्लस आई तो एग्रीगेट डिमांड नीचे वाले में भी है, इसमें नया आया है आई वन। और ये जो आई वन निवेश है इसके बाद जो हमारी एग्रीगेट डिमांड बन रही है वो ई वन बन रही है,
जिसके कारण जो है संतुलन का एक नया स्तर निर्धारित हो रहा है, और वो क्या है, वाई एफ। यानी हम वाई से वाई एफ, यानी रोजगार में वाई से वाई एफ तक की वृद्धि हुई, किस कारण से हुई है, ये I1 इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन किया है उसके कारण हुई है। लेकिन अब यहाँ पर हम बता रहे थे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप क्यों जरूरी है। अब देखिए, जब मंदी की स्थिति है तो उस अवस्था के अंदर लाभ नहीं हो रहे, तो अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो केवल हम निवेश को बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं। निवेश दो प्रकार का होता है, निजी निवेश और सरकारी निवेश। निजी निवेश बढ़ नहीं सकता क्योंकि मंदी पहले से ही है, निजी निवेशक को लाभ नहीं होगा, इसलिए वो निवेश नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए केवल सरकार ही निवेश बढ़ा सकती है। तो सरकार को ही वो प्रयास करने होंगे जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़े। तो इस प्रकार केज ने समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे तरीके से, बड़े लॉजिकल तरीके से बताया कि भी सरकार का हस्तक्षेप क्यों जरूरी है। अगर एक देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालना है तो उसके लिए निवेश बढ़ाना पड़ेगा, और वो निवेश गवर्नमेंट ही करेगी, इसलिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी होता है। यहाँ पर ये निवेश बढ़ा है जिसके कारण जो है आय बढ़ करके या रोजगार बढ़ करके वाई से वाई एफ हो गया है। नेक्स्ट, निवेश को महत्व। मैक्रो इकोनॉमिक्स में निवेश को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, और क्यों दिया गया वो आप देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है हमने देखा कि भी अल्पकाल की धारणा पर आधारित है। रोजगार को बढ़ाने के लिए कुल मांग को बढ़ाना जरूरी है, जैसा कि पिछले डायग्राम में भी हमने देखा। अब कुल मांग के दो फैक्टर होते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है दो तत्वों से मिलकर के बना है, कुल उपभोग और कुल निवेश। और ये अल्पकालीन धारणा है, इसलिए सी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उपभोग जो होता है लोगों की रुचियाँ, फैशन आदि पर निर्भर करता है, और ये अल्पकाल में स्थिर रहती है। अब केवल एक ही चीज़ है जिसके द्वारा जो है हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं, और वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। एकमात्र अर्थव्यवस्था के इन्वेस्टमेंट ही ऐसा एलिमेंट है जो अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाल सकता है, रोजगार को बढ़ा सकता है, और आउटपुट का लेवल या आय का लेवल है वो बढ़ा सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि अल्पकाल में उपभोग स्थिर रहता है, कुल मांग को केवल और केवल निवेश को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। जब आय बढ़ती है तो उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर जितनी आय बढ़ी, अगर सारा का सारा उपभोग कर लिया जाए तो सारा का सारा सामान बिक जाएगा, अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की कोई मंदी नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब कभी भी आय बढ़ती है तो उतना सारा का सारा खर्च हम नहीं करते, तो जितनी बचत हो जाती है अगर वो बचत वापस खर्च कर दी जाए तब तो जो है अर्थव्यवस्था जो है संतुलन के मार्ग पर आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जो आय और उपभोग के बीच में अंतर होता है, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ की आय बढ़ी अर्थव्यवस्था के अंदर और उपभोग हुआ 90 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए की बचत हो गई। तो ये जो 10 करोड़ का अंतराल आया है कि आय और उपभोग के बीच में है, तो अगर इसको निवेश के द्वारा पूरा कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ती रहेगी, उसमें मंदी नहीं आएगी। तो निवेश जो है वो आय और उपभोग के बीच में जो अंतराल पैदा हो जाता है उस अंतराल को पूरा करने का कार्य करता है। तो निवेश जो काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट रहता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है तुलनात्मक अगत्यात्मक विश्लेषण। देखिए, इसको जानने के लिए हम तीन प्रकार की चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गत्यात्मक विश्लेषण। गत्यात्मक विश्लेषण वो विश्लेषण होता है जिसके अंदर अर्थव्यवस्था जो है संतुलन के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, तो उसमें पूरा का पूरा मार्ग बताया जाता है कि किस किस मार्ग से होकर के अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़ी है। जैसे मान लीजिए मूवी है, मूवी के अंदर एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है वो जो है चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, चेयर से उठ करके वो बेड के ऊपर जाता है, तो मूवी में क्या दिखाया जाएगा, किस रास्ते से होकर के कैसे चलते वो जो है एक चेयर से जो वो बेड तक पहुंचा। यानी संतुलन मान लीजिए पहला चेयर के ऊपर उसका संतुलन है, उसके बाद में दूसरा संतुलन उसका बेड के ऊपर है। तो दोनों ही संतुलन की स्थितियों में जब परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन का पूरा रास्ता बताया जाता है, मार्ग बताया जाता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंची है। और दूसरा है अगत्यात्मक जो गत्यात्मक विश्लेषण है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को गत्यात्मक विश्लेषण का नाम हिक्स ने दिया था। हिक्स ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो गत्यात्मक है, और अगत्यात्मक इसको हेरड और शुम्पीटर ने कहा है। अगत्यात्मक का मतलब कि अर्थव्यवस्था जिस दर से बढ़ रही है उस दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थव्यवस्था एक स्थिर दर से जो है आगे बढ़ती रहेगी।
और तीसरा है तुलनात्मक एगत्यात्मक विश्लेषण। ये हैंसन ने कहा है। हैंसन ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वो तुलनात्मक एगत्यात्मक विश्लेषण है। तुलनात्मक एगत्यात्मक विश्लेषण का मतलब क्या है कि इसमें अर्थव्यवस्था जो संतुलन के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है, तो हम दोनों बिंदुओं में तुलना कर सकते हैं। एगत्यात्मक का मतलब क्या है, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ है, किस मार्ग से अर्थव्यवस्था एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंची है, उसके बारे में पता नहीं होता। तो इस प्रकार जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो तुलनात्मक एगत्यात्मक विश्लेषण माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, हमारे पास में सबसे पहले ओ एक्स एक्स लेते हैं, इसको भी आप साथ साथ में बना लीजिए, पीछे वाले डायग्राम है, रिवीजन हो जाएगी आपकी। ओ एक्स एक्स के ऊपर हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, दूसरी तरफ ओ वाई एक्स के ऊपर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ले रहे हैं। इसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई का एक डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन के लिए एग्रीगेट डिमांड की जरूरत है, एग्रीगेट डिमांड की रेखा हमने खींच ली, ई बिंदु के ऊपर संतुलन है और इसके कारण जो ओ वाई आउटपुट का लेवल निर्धारित होता है। अब अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई निवेश करने के कारण, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ करके नया हमारे पास में एक डिमांड आ गई जो कि संतुलन का एक नया बिंदु आ जाता है E1। अब देखिए अर्थव्यवस्था E से E1 तक पहुंची है, लेकिन E से E1 तक पहुंचने का मार्ग क्या है उसका हमें नहीं पता। तो ये क्या है, तुलनात्मक एगत्यात्मकता है, जिसमें एक संतुलन के एक बिंदु से अर्थव्यवस्था दूसरे बिंदु पर पहुंचती है दिखाया जाता है। यानी दोनों संतुलन के बिंदुओं में हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन E से E1 तक पहुंचने का मार्ग क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में इसमें बताया नहीं जाता। इसलिए ये जो है केन्स की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो है तुलनात्मक एगत्यात्मक इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील संतुलन का सिद्धांत। देखिए परंपरावादी जो थे वो क्या मानते थे, अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन है वो स्थिर रहेगा और वो जो पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही होगा, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही हो, उससे आगे या उसके बाद भी हो सकती है। तो इसमें संतुलन का जो बिंदु है वो परिवर्तित होता रहता है और ये तीन अवस्थाओं में संतुलन हो सकता है। पहला पूर्ण रोजगार की अवस्था में संतुलन, दूसरा अल्प रोजगार की अवस्था में संतुलन और तीसरा अति पूर्ण रोजगार की अवस्था में संतुलन। तो इनको आप तीनों को डायग्राम के द्वारा देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास में एक डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें अर्थव्यवस्था जो है E1 बिंदु के ऊपर संतुलन में, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, और ये जो E1 बिंदु के ऊपर जो संतुलन है वो यहाँ पर ये पूर्ण रोजगार संतुलन है, सॉरी यहाँ पर ये गलत दिखाया गया है। यहाँ पर जो ये E1 बिंदु के ऊपर पूर्ण रोजगार संतुलन है। पूर्ण रोजगार संतुलन क्यों है, इसके बाद आप देखिए पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है, जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों को काम मिल जाता है। ई के बाद आप देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो है बिल्कुल ओ वाई के समानांतर है, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ेगी। एग्रीगेट सप्लाई क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन का एक ही साधन है, परिवर्तनशील है, वो है श्रम। श्रम को बढ़ा करके रोजगार उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पर ई बिंदु के ऊपर सभी श्रमिकों को काम मिल गया है। इसके बाद आगे अगर मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ने पर भी रोजगार को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ई बिंदु जो वो जो पूर्ण रोजगार का बिंदु है, जहाँ पर आय का निर्धारण होता है वाई एफ। अब ई बिंदु को लीजिए आप, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, ये भी संतुलन का बिंदु है। जबकि परंपरावादी क्या मानते थे, केवल पूर्ण रोजगार यानी E1 बिंदु पर ही संतुलन होगा हमेशा ही, उनके लिए संतुलन का बिंदु एक ही था। यहाँ ई बिंदु पर संतुलन है वो अल्प रोजगार संतुलन है, क्योंकि पूर्ण रोजगार के लिए जितनी मांग की जरूरत है मांग उससे कम है। कुछ श्रमिक जो वो बेरोजगार है, बेरोजगार श्रमिक कितने हैं, वाई से वाई एफ तक जितने श्रमिकों को काम मिलना चाहिए वो सारे के सारे श्रमिक है वो बेरोजगार है। तो E1 बिंदु भी है, ई बिंदु पर भी संतुलन है। और तीसरा हमारे पास में जो संतुलन का बिंदु आ रहा है वो E2 बिंदु आ रहा है, और E2 जो अति पूर्ण रोजगार है। अति पूर्ण रोजगार का मतलब ई के बाद जब भी मांग बढ़ेगी तो कुल पूर्ति नहीं बढ़ेगी, इसलिए मांग के बढ़ने पर केवल कीमतें बढ़ेंगी। तो संतुलन परिवर्तनशील हो रहा है, ई से E1 पर भी जा सकता है, E2 पर भी जा सकता है। तो इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो परिवर्तनशील संतुलन को मानता है कि संतुलन जो है अनेक अवस्थाओं में हो सकता है, जबकि परंपरावादी केवल एक ही अवस्था में संतुलन मानते थे और वो क्या कौन सा था, पूर्ण रोजगार संतुलन।
नेक्स्ट, व्यावहारिक उपयोगिता। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उस कागजी रूप से कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती जब तक वो हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है, और ये अनेक प्रकार की जो है समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए इसके सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यू डील प्रोग्राम था, ये अमेरिका के अंदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चलाया था। तो उन्होंने जो है अनेक योजनाएं बनाई छोटी छोटी, जिसके अंदर उन्होंने योजनाएं बना करके जो है अक्षय इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी का जो है डेवलपमेंट किया। तो उनका जो न्यू डील प्रोग्राम जो था वो सारा का सारा समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित था। इसी प्रकार से अगर हम भारत की बात करें, भारत में मनरेगा है। मनरेगा जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि केंद्र ने क्या कहा था कि आप जो है कुल मांग को बढ़ा सकते, रोजगार को बढ़ाने के लिए आपको कुल मांग को बढ़ाना पड़ेगा, और कुल मांग को बढ़ाने के लिए सरकार को निवेश करना पड़ेगा। तो इस सरकार के द्वारा ही निवेश किया जा रहा है मनरेगा में। और इसमें हम देखते हैं, हमें लगता है कि बहुत सारे अनुपयोगी कार्य हो रहे हैं, कभी गड्ढे खुदवा लिए उसके बाद में भरवा लिए, तो इससे कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी में देखें, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इससे मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने के कारण जो है रोजगार बढ़ता है। नेक्स्ट है सामान्य सिद्धांत। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक जनरल थ्योरी है। सामान्य सिद्धांत कौन सा होता है? जो सभी अवस्थाओं में लागू हो। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो एक सामान्य सिद्धांत है। क्यों है? क्योंकि मुद्रास्फीति की अवस्था में भी लागू होता है और मुद्रा अस्फीति की अवस्था में भी लागू होता है। ये अल्प रोजगार संतुलन का भी अध्ययन करता है, ये पूर्ण रोजगार का भी और अति पूर्ण रोजगार संतुलन का भी अध्ययन करता है। यानी अर्थव्यवस्था में चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हर प्रकार की परिस्थितियों का ये अध्ययन करता है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो जनरल थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट है उपभोग का महत्व। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर उपभोग का एक मनोवैज्ञानिक नियम दिया गया था, केंज ने दिया था, और ये बहुत ही एक क्रांतिकारी खोज माना जाता है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या कहता है कि जब कभी भी एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से उसका उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन उसका उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता जिस अनुपात में इनकम बढ़ती है। यानी अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो जितनी आय बढ़ती है एक व्यक्ति उतना सारा का सारा पैसा जो है या सारी की सारी आय वो उपभोग पर खर्च नहीं करता, उसमें जो है कुछ बचत करता है। अब अगर मांग से उत्पादन और उत्पादन से रोजगार में वृद्धि होती है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट देखें कि जब कभी मांग बढ़ेगी तो मांग से उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन से रोजगार बढ़ेगा, तो जब जितनी आय बढ़ी एक व्यक्ति ने उतना खर्च नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? मांग कम हो गई, मांग कम होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार उपभोग को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन हम अल्पकाल में उपभोग नहीं बढ़ा सकते। तो उपभोग जितना कम रह जाता है आय से वो बचत होती है, और उस बचत को जो अवश्य निवेश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये दिया आगे, जब कभी भी उपभोग कम होगा तो मांग में भी कमी होगी और इससे उत्पादन और रोजगार में भी कमी होगी। तो उपभोग जो वो काफी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, जबकि परंपरावादी क्या मानते थे, जितनी की जितनी आय होती है सारा का सारा उपभोग कर लिया जाता है, जिसके कारण जो है पूर्ति जो अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। एक बड़ी फेमस सेइंग है। अतः रोजगार को बढ़ाने के लिए उपभोग का काफी महत्व है। नेक्स्ट है आशंसाओं का महत्व। आशंसाएं क्या होती है? सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो भविष्य में हम जो है आय तथा लाभ को लेकर के क्या विचार रखते हैं, वही हमारी आशंसा है। आशंसाओं का अर्थ है भविष्य में लाभ की संभावना। समष्टि में आशंसाओं को काफी महत्व दिया गया है, और जो आशंसाएं होती है वो निवेश को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए भविष्य में लाभ अधिक होने की संभावना है तो व्यक्ति निवेश अधिक करेगा। गुणक को भी इसी प्रकार प्रभावित करती है, तरलता अधिमान को भी प्रभावित करती है। तरलता अधिमान क्या होता है? एक व्यक्ति अपने पास नकदी कितनी रखना चाहता है। अगर भविष्य में लाभ बढ़ने की संभावना है तो एक व्यक्ति निवेश अधिक करेगा और अपने पास नकद रूप में पैसा कम रखना पसंद करेगा। ये आशंसाएं जो होती है वो MEC को प्रभावित करती है। MEC क्या होती है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? भविष्य में लाभ की दर। तो भविष्य में जो लाभ की दर है वो निवेश को प्रभावित करेगी। यानी आशंसाएं जो होती है सीधा का सीधा निवेश को प्रभावित करती है। फिर निवेश जो होता है वो आगे अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का महत्व। अर्थव्यवस्था के अंदर
हम समष्टि का अध्ययन करते हैं तो समष्टि में हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, और जब तक हमें राष्ट्रीय आय के बारे में पता नहीं होता तब तक हम उत्पादन और रोजगार की जो समस्याएं हैं उनके बारे में सही जानकारी का पता नहीं लगा पाएंगे, और जब तक हमें सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम इन समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय आय से हमें उपभोग का पता चलता है, बचत का, रोजगार का, निवेश आदि का भी हमें पता चलता है, और इसी के आधार पर देश की जो आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो बहुत सारी जो हमें एलिमेंट्स के बारे में बताती है, और उन एलिमेंट्स के आधार पर ही हम जो आगे अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। जैसे हमें ये पता चल गया कि भी उपभोग कम है, अर्थव्यवस्था उपभोग को बढ़ाना जरूरी है, या हम रोजगार का एग्जाम्पल लेते हैं, रोजगार को बढ़ाना जरूरी है, तो रोजगार के लिए हमें निवेश बढ़ाना पड़ेगा, और निवेश के लिए हमें ये पता होना चाहिए बचत कितनी है, और बचत का हम तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास में राष्ट्रीय आय नहीं है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय आय है वो बहुत सारी समस्याओं के समाधान में मदद करती है। थैंक्स ऑल। सभी विद्यार्थी जो है, अगर कोई समस्या का आती है आपको तो आप जो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वंस अगेन थैंक्स ऑल।